जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें राफेल के M88 इंजनों से लेके रशिया का नया सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस डिवाइस और पाकिस्तान द्वारा इराक के डिफेंस एग्जीबिशन में अपने हथियारों के प्रदर्शनी से लेके इस साल रशिया को मिला हुआ कुछ घातक और खतरनाक हथियार तक शामिल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, खबरों के मुताबिक यूरोप के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण करने का इरादा बनाया जा रहा है, उसमें इनिशियली सैफ्रॉन के M88 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेसिकली राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूरोप के कुछ देशों के द्वारा FCAS प्रोजेक्ट मतलब फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन फाइटर मतलब NGF निर्माण करने का इरादा बनाया गया है, और इसमें अब इनिशियली मतलब पहले स्टेज में सैफ्रॉन के M88 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। करेंटली इसे लेके फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन और जर्मन के MTU के अंदर एक समझौता भी हुआ था। दोस्तों, इवन माना यह भी जा रहा है कि FCAS प्रोजेक्ट के लिए जो नया जनरेशन के जेट इंजन का निर्माण किया जाएगा, मतलब सेकंड फेज में जो जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे सैफ्रॉन और जर्मन कंपनी MTU के द्वारा ही निर्माण किया जाएगा। जबकि इस प्रोजेक्ट में एक थर्ड पार्टी के रूप में स्पेन के एक कंपनी भी शामिल था, जिसे रॉयल्स रॉयस के शाखा माना जाता है। पर फिलहाल ये कंपनी FCAS प्रोजेक्ट में जेट इंजन निर्माण करने के लिए शामिल नहीं है। दोस्तों, फिलहाल जो FCAS मतलब फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके यूरोप के देशों के द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है, इसे एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस और जर्मनी के अलावा स्पेन भी शामिल है, जबकि हाल ही में इन तीनों देशों के अलग अलग कंपनी जैसे कि एयरबस, डैसोल्ट एविएशन को एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप निर्माण करने का भी अनुमति दिया गया है। दोस्तों, इन कंपनियों के द्वारा एक स्टेल्थ और पूरा आधुनिक जनरेशन के फाइटर निर्माण करने का इरादा किया जा रहा है, जो फ्यूचर में यूरोप के देशों में इस्तेमाल होने वाले यूरोफाइटर, टाइफून और राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे अपडेट मतलब रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ नया सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस डिवाइस के बारे में जानते हैं। हाल ही में रशिया के रोस्टैक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले रूसो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक नया सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस डिवाइस को तैयार किया गया है, जो कि रशियन स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ये जो नया डिवाइस है, इसे लेके रूसो इलेक्ट्रॉनिक्स का दावा ये है कि ये स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स को कई किलोमीटर दूर से इंसान और व्हीकलों को डिटेक्ट करने में मदद करेगा, चाहे वो किसी भी समय मतलब दिन या रात में हो या किसी भी तरीके के वेदर कंडीशन में हो। ये जो नया डिवाइस है, इसमें थर्मल इमेजियर, टीवी और लेजर रेंज फाइंडर भी इस्तेमाल किया गया है। डिवाइस को टोटल 2 कॉन्फ़िगरेशन में डिजाइन किया गया है, जिसमें सच PRS मतलब मीडियम रेंज का डिवाइस है और सच PRD मतलब एक लॉन्ग रेंज का डिवाइस है। दोनों ही डिवाइसेस में डिजिटल मैग्नेटिक कंपास और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में रूसो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से इन डिवाइसेस को लेके कुछ बयान भी जारी किया गया है, जिनके मुताबिक ये जो सच डिवाइस है, ये करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर तक इंसान और इक्विपमेंटों को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इसके अंदर जो बिल्ट इन लेजर रेंज फाइंडर है, वो 100 मीटर से लेके 5 किलोमीटर दूर तक अपना कार्यभार संभाल सकता है। इवन दोस्तों, कंपनी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि हाल ही में ऐसे इक्विपमेंटों के फैक्ट्री टेस्ट को भी संपूर्ण किया गया है और जल्द ही इसका एक्सेप्टेंस टेस्ट को भी संपूर्ण किया जाएगा, जिसके बाद कंपनी की तरफ से आर्म फोर्सेस के लिए बड़े मात्रा में ऐसे इक्विपमेंटों का प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस को ऐसे इक्विपमेंटों का डिलीवरी भी किया जाएगा। दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरा अपडेट मतलब पाकिस्तान के तरफ से किस तरीके से इराक में आयोजित डिफेंस एग्जीबिशन में अपने हथियारों का प्रदर्शनी किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो पाकिस्तान का हालत काफी खस्ता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर डिप्लोमेटिकली हो, पर इस दरमियान भी पाकिस्तान द्वारा हथियार को लेके उछल कूद कम नहीं किया गया। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इराक के राजधानी बगदाद में आयोजित एक डिफेंस एग्जीबिशन में पाकिस्तान द्वारा जंग फाइटर 17 फाइटर एयरक्राफ्ट, अल खलीद मेन बैटल टैंक, तकवीर प्रिसीजन गाइडेड एमुनिशन और अजमत क्लास के बोट के अलावा कुछ अन्य डिफेंस हार्डवेयर के मॉडल को प्रदर्शित किया गया। दोस्तों, इस तरीके के प्रदर्शनी के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में उछल कूद भी शुरू हो चुका है, और पाकिस्तानी मीडिया का दावा ये भी है कि ये इस तरीके का पहला हथियारों का प्रदर्शनी है जो पाकिस्तान द्वारा इराक जैसे देशों में किया गया। इवन उनका ये भी दावा है कि गल्फ के देश और इजिप्ट जैसे देशों के द्वारा भी पाकिस्तान के हथियार को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में एग्जीबिशन से पहले घटे कुछ घटनाओं के भी जिक्र किया जा रहा है, जहाँ पे उनका कहना है कि मार्च महीने के आखिर में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा, इराक के डिफेंस मिनिस्टर, इराक के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इराकी एयरफोर्स के कमांडर के साथ भी बातचीत किए थे, और उसके बाद ही इस तरीके के एग्जीबिशन का डिसीजन लिया गया। दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस एंगेजमेंट को भी बढ़ाने को लेकर चर्चा किया जा रहा है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो बीते कुछ सालों में पाकिस्तान का सिचुएशन पहले की तुलना में काफी ज्यादा खस्ता हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो पहले भी पाकिस्तान का हालत कुछ अच्छा नहीं था और
ना ही पाकिस्तान पहले इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा था। पर पहले पाकिस्तान को कई सारे देशों से भीख तो मिल रहा था, साथ में कुछ वेस्टर्न देशों के द्वारा इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली समर्थन भी दिया जा रहा था। पर हाल फिलहाल के दिनों में पाकिस्तान का ये समर्थन तो हाथ से छूटा ही है, साथ में पाकिस्तान को भीख में मिलने वाले पैसा भी आना बंद हो गया। दूसरी तरफ चाइना जो एकमात्र पाकिस्तान का सहारा बना हुआ है, उसके तरफ से भी आए दिन जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है, उससे अंदाजा तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान का जो दूध और शहद के नदी बहने वाला प्रोजेक्ट मतलब सीपैक है, वो भी खस्ते में जाता जा रहा है। हाल ही में कुछ खबरों में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट में चाइना की तरफ से फंडिंग को एक तरीके से रोका गया है और अब दोनों देशों के रिश्ता भी ठंडे बस्ते में जा रहा है। दोस्तों, इवन पाकिस्तान द्वारा हथियारों के प्रदर्शनी ऐसे देश में किया गया है जहाँ पे इसका महत्व इतना ज्यादा नहीं है और इंटरनेशनली इसे इतना मीडिया में भी कवरेज नहीं मिलता। दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथे अपडेट मतलब रशियन आर्म फोर्सेस को इस साल मिलने वाले हथियारों के बारे में जानते हैं। हाल ही में रशिया के आर्म फोर्सेस के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कमांड के कमांडर द्वारा बयान देते हुए बताया गया है कि इस साल के अंत तक रशियन आर्म फोर्सेस के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कमांड मतलब दक्षिणी क्षेत्र में डिप्लॉयड रशियन आर्मी को करीबन 1600 नया हथियार मिलने जा रहा है। इन हथियारों का डिलीवरी साल के अंत मतलब 2021 के दिसंबर महीने तक कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन हथियारों के बदौलत साउदर्न डिस्ट्रिक्ट आर्मी के कैपेबिलिटी में 71% बढ़ोतरी किया जाना संभव होगा, जबकि इसके अलावा कई सारे पुराने हथियारों को भी रिप्लेस करने के लिए नए हथियारों का सप्लाई होगा। दोस्तों, खबरों के मुताबिक इन सिस्टमों में रॉकेट आर्टिलरियों से शुरू करके एयरक्राफ्ट, आर्मर्ड व्हीकल और नेवी में इस्तेमाल होने वाले जहाजों से शुरू करके हेलीकॉप्टर और अन्य कुछ महत्वपूर्ण हथियार तक शामिल है। इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि मार्च के अंत तक करीबन 100 ऐसे हथियारों के सप्लाई भी दक्षिणी कमांड को कर दिया गया है, जिनमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एयरक्राफ्ट और आर्मर्ड व्हीकल तक शामिल है। दोस्तों, रशियन आर्म फोर्सेस को टॉर्नेडो जी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों को दिया गया है, जो पुराना हो चुके राइफल बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों को रिप्लेस करेगा। जबकि इसके अलावा रशियन मैरीटाइम इन्फेंट्री के लिए BTR-82 ए आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों का भी डिलीवरी किया गया है, जबकि साथ में रशियन ब्लैक सी फ्लीट के अधिकारियों को भी नया हथियारों का सप्लाई किया गया है, जिनमें प्रोजेक्ट 1388 के अंतर्गत बनाया हुआ बोट से लेके B-1M छोटे आकार के मिसाइल शिप तक शामिल है। रशियन एयरफोर्स के हवाले KA-27PS सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और कुछ नया एयरक्राफ्ट भी किया गया है। दोस्तों, अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट के बारे में जानते हैं, मतलब किस तरीके से अमेरिका द्वारा रशिया के आर्कटिक के अंदर बढ़ते हुए दबदबे के ऊपर नजर रखा जा रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की तरफ से जानकारी दिया गया है कि आर्कटिक में बर्फ पिघलने का शुरुआत होने के साथ साथ रशिया का प्रेजेंस या फिर रशिया का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मजबूत किया जा सकता है और उसके ऊपर अमेरिका द्वारा कड़ी नजर रखा जा रहा है। इवन रशिया की तरफ से भी अपने आर्कटिक के प्लान को बीते कुछ सालों में मजबूत किया गया है। रशिया अपने सोवियत जमाने के रुतबे को मजबूत करने के लिए आर्कटिक में अपने प्रेजेंस को बीते कुछ सालों में बढ़ा रहा है। इवन रशिया की तरफ से सोवियत जमाने में निर्मित एयरफील्डों को भी एक्टिव किया जा रहा है और साथ में अपने मिसाइल डिफेंस यूनिट के तैनाती और कुछ अन्य हथियारों के तैनाती भी आर्कटिक रीजन में किया जा रहा है। हाल फिलहाल में पहली बार रशिया द्वारा नॉर्थ पोल में अपने एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट या एयरक्राफ्टों का फ्लाई भी किया गया था और उसके बाद से अमेरिका का नजर इस एरिया के ऊपर गड़ा हुआ है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2013 से ही रशिया द्वारा आर्कटिक रीजन के ऊपर अपने मजबूती को बढ़ाया जा रहा है और तब से लेकर अब तक कहा जाता है कि रशिया की तरफ से करीबन 800 से अधिक बिल्डिंगों का निर्माण इस एरिया में किया जा चुका है। रशिया द्वारा बीते कुछ सालों में आर्कटिक रीजन में अपने नेवी के भी एक्सरसाइजों को काफी हद तक बढ़ाया गया है और हाल ही में रशियन नेवी के कमांडर द्वारा बयान देते हुए कहा गया है कि कुछ महीने पहले रशिया की तरफ से आर्कटिक में एक एक्सरसाइज किया जा रहा था, जिस दरमियान रशिया के 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के द्वारा बर्फ के नीचे से अपने आप को सरफेस किया गया। बर्फ के नीचे से सबमरीनों को सरफेस में लाने के बाद अमेरिका का चिंता आर्कटिक रीजन को लेकर और बढ़ चुका है, जबकि ये इतिहास में रशिया द्वारा किया गया यह पहला ऐसा घटना है। जबकि 3-3 एक साथ सबमरीनों के इस एरिया में डिप्लॉयमेंट ये भी दर्शाता है कि रशिया धीरे धीरे अपने पुराने सोवियत यूनियन के जमाने के रुतबे को वापस ला रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।